हेलो गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज हम लोग साइंस पढ़ने वाले हैं। तो साइंस शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जंग वर्दी की चल रही है और ये इसका सेकंड पेपर आज एंड होने वाला है। नेक्स्ट मंडे से कौन सा होगा, थर्ड पेपर शुरू होगा। तो या दोस्तों, जो भी आपके संपर्क में हैं और जेल प्रहरी 2020 की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बता दीजिए कि यहाँ पे पेपर सॉल्व हो रहा है। जल्दी से जल्दी उनको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ क्वेश्चन पेपर। निम्न में से कौन सी स्थिति में व्यक्ति के बीमार पड़ने की संभावना सबसे अधिक है? तो यहाँ पे बीमार पड़ने की संभावना पूछी गई है। ऑप्शन नंबर ए है, जब वह मलेरिया से ठीक होकर चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की सेवा कर रही हो। तो यहाँ पे देखिए, जब कोई बीमारी से ठीक होता है तो वीक होता है, और उसके बाद अगर चेचक जैसे बीमारी, जो संक्रमित बीमारी है, संक्रमण है, वायरल बीमारी है, तो इससे पीड़ित किसी व्यक्ति की सेवा कर रही हो तो वो बीमार होने की संभावना वैसे ही होती है। ठीक है, फिर तो ये सही हो सकता है, ये हमारा सही हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं कहेंगे जब तक चारों नहीं पढ़ लेंगे। जब वह मलेरिया से ठीक हो रही है, तो जब मलेरिया से ठीक हो रही है इट मीन्स वो पहले से बीमार है, तो और बीमार का होने की संभावना नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि पहले से ही बीमार है और जो चीज़ पहले से ही है वो संभावित नहीं हो सकती। जब वह घर में स्वस्थ आहार ले रही हो, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब वो स्वस्थ आहार ले रही है तो कैसे बीमार हो सकती है। नेक्स्ट है डी, जब वह मलेरिया से ठीक होकर चेचक से पीड़ित किसी व्यक्ति की सेवा कर रही हो और 4 दिन के उपवास में हो। तो ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए मलेरिया से ठीक हुई है मीन्स वो पहले से ही कमज़ोर है, वीक है। इसके बाद चेचक जैसे वायरल बीमारी के से पीड़ित लोगों व्यक्ति की सेवा कर रही है ना। चेचक जैसे वायरल बीमारी से पीड़ित व्यक्ति की सेवा कर रही है, तो बीमार होने का चांस यहाँ तक, ये वाला फर्स्ट ही है यहाँ तक, तो ये पहले ही चांस है। और फिर उसके बाद 4 दिन के उपवास में है, यानी उसको कुछ न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो ये वाला सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा चांसेस डी ऑप्शन में है। चलिए सेकंड कहते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं किस संघ फाइलम पर लागू होती हैं? किस संघ या फाइलम पर लागू होती हैं? जीव का शरीर पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, यानी यहाँ पे जो जीव होगा उसका शरीर जो है वो चपटा होगा, सरफेस उसका चपटा होगा। फिर जीव ट्राइप्लोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होता है, यानी जीव जो होता है वो ट्राइपोब्लास्टिक होता है और आइसोसिमेट्रिक होता है। ठीक है ना, द्विपक्षीय यानी 2 भागों में समान दिखता है। फिर उनमें ज़्यादातर परजीवी होते हैं, और वो ज़्यादातर परजीवी होते हैं तो ऐसा सिर्फ हमें प्लेंटीहेल्मिन्थीज़ में मिलेगा। प्लेंटीहेल्मिन्थीज़ में ये तीनों विशेषताएं मिलती हैं, यानी उनका शरीर जो होता है पृष्ठीय रूप से चपटा होता है, और इसके अलावा ट्राइपोब्लास्टिक और द्विपक्षीय रूप से सममित होते हैं, और परजीवी भी होते हैं। कौन? प्लेंटीहेल्मिन्थीज़। थर्ड पे चलते हैं, किसी वस्तु पर ऊष्मा पड़ती है तो क्या होता है? पूरी ऊष्मा परावर्तित हो जाती है, ये नहीं होता है। सारी की सारी ऊष्मा जो है वो परावर्तित नहीं होती है। सेकंड है, पूरी ऊष्मा प्रसारित हो जाती है यानी फैल जाती है, तो ऐसा भी नहीं होता है। फिर तीसरा, पूरी ऊष्मा अवशोषित हो जाती है, अब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये भी नहीं होता है। यानी ये तीनों तो पहले गलत हो गए। ऊष्मा परावर्तित, अवशोषित और प्रसारित तीनों होती है, तो ये सही बात है, तीनों होते हैं। कुछ भाग उसका परावर्तित हो जाता है, कुछ अवशोषित हो जाता है और कुछ प्रसारित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ध्वनि प्रदूषण का कारण है। यहाँ पे देखिए, ये इंग्लिश में अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साउंड पोल्यूशन कॉजेज, यानी साउंड पोल्यूशन की वजह से क्या होता है। तो यहाँ पे की वजह से क्या होता है का कारण नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है हमें। इसीलिए जब भी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो, हिंदी के क्वेश्चन में या हिंदी लैंग्वेज में लिखे हुए क्वेश्चन में कभी भी कंफ्यूज हो, तो उसको ज़रूर एक बार इंग्लिश में जाके देखें, क्योंकि वहाँ से हमें ज़्यादा कंफर्म होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है कैंसर। कैंसर नहीं होता है ध्वनि प्रदूषण के कारण। अति तनाव, बहुत तेज बुखार और मधुमेह। तो यहाँ पे अति तनाव होता है, हाइपरटेंशन होता है, हमारा सर दर्द करने लगता है जब भी हम कहीं शोर वाले एरिए में जाते हैं। तो एक निष्प्रभावीकरण की अभिक्रिया में प्राप्त उत्पाद होता है अम्ल, लवण, अम्ल और लवण जल, क्षार जल। तो देखिए यहाँ पे लवण जल जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पे हम जब निर्जलीकरण करते हैं तो
किसको किसको मिलाते हैं हम, एक अम्ल को मिलाते हैं, एसिड को मिलाते हैं और दूसरी तरफ बेस को मिलाते हैं। दोनों को मिला के हम क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, उसको बोलते हैं निष्प्रभावीकरण। ठीक है ना, जो न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसमें हमें वाटर मिलता है और एक कोई ना कोई लवण मिलता है। ठीक है, जैसे HCl। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये एक एसिड है, अम्ल है, और दूसरा वाला क्या है, NaOH, यानी ये बेस है। ठीक है ना, बेस यानी क्षार है। तो क्षार क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिलाने पे हमारे पास क्या बनता है, NaCl यानी नमक, और H2O यानी पानी बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से होता है कि एक लवण मिलता है, नमक को एक लवण बोलते हैं, तो एक लवण मिलता है और दूसरा पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पॉलिशदार स्टील के चम्मच की आंतरिक सतह इसकी तरह कार्य करती है। देखिए चम्मच कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है। ठीक है, इस तरह होता है। इसमें यह पूछ रहा है कि इसकी आंतरिक सतह कैसी होती है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो देखिए लेंस तो होगा नहीं, क्योंकि लेंस जो होता है वो दोनों तरफ ग्लास होता है लेंस में, तो लेंस तो दोनों गलत हो ही गए पहले। फिर अब आप लोग ये बताइए कि इस तरह का जो बनावट होती है, अंदर की तरफ कटा होता है जो, वो कौन सा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण। ठीक है ना, उत्तल दर्पण होता है इसका बाहर वाली हो जाएगी, बाहर वाली सतह जो होगी उत्तल दर्पण होगी, और अंदर वाली सतह यानी आंतरिक सतह क्या हो जाएगी, अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए कैल्शियम नाइट्रेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट के सही रासायनिक सूत्र, इसके ऑप्शन नहीं मिले थे मुझे, इस वजह से मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया हूँ। तो देखिए कैल्शियम नाइट्रेट का यहाँ पे जो सूत्र होता है वो होता है CaNO3 का होल ट्वाइस, और जो क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है तो वो होता है K2Cr2O7। ठीक है, तो ये होता है कैल्शियम नाइट्रेट का, और दूसरा वाला होता है यानी पोटेशियम डाइक्रोमेट का होता है K2Cr2O7। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इसका सही आंसर ये होता है। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये है, दो अमिश्रणीय तरल पदार्थों का पृथक्करण उनके डैश के अंतर के आधार पर होता है। तो देखिए दो अमिश्रणीय यानी दो ना मिलने वाली अनसोल्यूबल सब्सटेंस जो होते हैं, उनका जो पृथक्करण होता है अलग होता है, उनके घनत्व के आधार पर उनको अलग किया जाता है। ठीक है, जैसे तेल और पानी, उनका घनत्व अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 9th है, वायरस को जीवित और अजीवित चीज़ों के बीच सीमांत की तरह रखा जाता है क्योंकि वे, देखिए अब ये बोल रहा है कि वायरस जो होता है, अभी कोविड के बारे में आप लोगों ने वायरस के बारे में काफ़ी कुछ सुना भी होगा और काफ़ी कुछ पढ़ा भी होगा। तो वायरस जो होता है वो जब होस्ट के बॉडी से बाहर होता है, यानी जब किसी प्राणी के या शिकार का, उसका जो भी शिकार होता है, पोषक जिसके अंदर वो पलता है, उसके बाहर, उसकी बॉडी से जब बाहर होता है तो वो मृत अवस्था में माना जाता है, और जब वो उसके अंदर होता है तो जीवित होता है। तो यहाँ पे देखिए स्वयं को दुगुणित करने की वजह से नहीं होता है, पोषक होस्ट के शरीर में होस्ट की तरह है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। केवल पोषक होस्ट के शरीर में ही रहते हैं, यानी पोषक के होस्ट के शरीर में ही रहते हैं, यानी यहाँ पे क्या जीवित रहते हैं होता है, क्योंकि इंग्लिश में जो होता है, इंग्लिश का ट्रांसलेशन किया जाता है यहाँ पे, तो इसका हो जाएगा दे लिव्स ओनली इन होस्ट बॉडी। ठीक है, तो होस्ट बॉडी, लिव का मतलब यहाँ पे रहने का रख लिया है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे जीवित होने का है। ठीक है ना, तो ये जीवित कहाँ होते हैं, सिर्फ होस्ट की बॉडी में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। आदिम जीव है यानी प्रिमिटिव है, आदिम यानी प्रिमिटिव है, शुरुआत में जब सृष्टि की शुरुआत हुई थी उस टाइम के हैं, इस वजह से इन्हें जीवित और अजीवित की जगह पे नहीं रखा जाता है। चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शाम 8:30 बजे से ओडोमीटर की रीडिंग, ये वाला बाद में करेंगे, और इसके बाद है कॉपर के समस्थानिक, इसमें परसेंट निकालना है, ये बाद में करेंगे क्योंकि इनको मिटाने के बाद जो जगह बनेगी उसमें करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th है, दिए गए जीवों को उनके पुनर्जन्म के हाशमान क्षमता के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। छिपकली, प्लेनेरिया, पुरुष, केचुआ और गरुड़। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा होता है पुनर्जन्म की पुनर्जनन की हाशमान क्षमता का मतलब ये है कि पुनर्जनन की जो क्षमता होती है
उसको घटते हुए क्रम में लिखना है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज़्यादा होती है किसमें, प्लेनेरिया में, तो सेकंड पहले नंबर पे आना चाहिए। तो ये देखिए चारों ऑप्शन में पहले नंबर पे है। फिर इसके बाद होती है केचुए की। ठीक है ना, केचुआ वो जो जमीन पे चलता है ना, अर्थवॉर्म जिसे बोलते हैं। तो केचुए की दूसरे नंबर पे होती है। तो देखते हैं चौथा दूसरे नंबर पे कौन से में है, सी और डी में है, यानी पहला और दूसरा हमारा गलत हो जाएगा, ए एंड बी गलत हो जाएगा। फिर तीसरा हमारे पास होता है छिपकली। छिपकली की केचुए के बाद होती है, तो केचुआ यानी फर्स्ट क्या है, छिपकली फर्स्ट कहाँ है, सी में, तो सी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद होती है गरुड़ की और सबसे कम होती है पुरुष की। ठीक है ना, पुनर्जनन की क्षमता जो होती है वो सबसे कम होती है पुरुष में, इन पांचों में। जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की एक कील 1 घंटे तक डुबाई जाती है तो क्या होता है, सही कथन चुनिए। तो देखिए विलयन का रंग नीले से हरा परिवर्तित हो जाता है, बिल्कुल सही, ये सही है। विलयन का रंग जो होता है नीले से हरा हो जाता है। फिर केवल फेरस सल्फेट के निर्माण के कारण विलयन का रंग हरा होता है, ये भी सही है, क्योंकि फेरस सल्फेट का निर्माण होता है, इसी वजह से विलयन का रंग जो होता है हरा हो जाता है। केवल कील में तांबे की एक भूरे रंग की परत निक्षेपित हो जाती है, यानी जम जाती है, तो भूरे रंग की परत जो है वो जम जाती है, सही बात है, ये फेरस सल्फेट की परत होती है। फिर इसके बाद डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पे तीनों सही हो रहे हैं, तो उपरोक्त सही सभी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। जब एक विमान तेजी से आगे बढ़ता है तो क्या होता है, तो देखिए पंखे के नीचे और ऊपर का दबाव समान होता है, नहीं, अगर ऊपर और नीचे दोनों का दबाव समान हो जाएगा तो वह विमान आगे नहीं बढ़ पाएगा। फिर इसके बाद दूसरा है पंखे के ऊपर का दाब पंखे के नीचे के दाब से अधिक होता है। ऊपर का दाब अगर नीचे के दाब से अधिक हो जाएगा तो विमान नीचे आ जाएगा। पंखे के नीचे का दाब ऊपर के दाब से अधिक होता है, बिल्कुल सही, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। पंखे के नीचे का दाब जो होता है ऊपर के दाब से अधिक होता है, इसीलिए वो उड़ रहा होता है। पंखे के ऊपर और नीचे का दाब बढ़ जाता है, ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर क्या होता है जब इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है, 15th है, क्या होता है जब इलेक्ट्रिक कूलर चालू किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए है, संयोजी तार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, गलत है, आकर्षित नहीं करते हैं संयोजी तार। फिर संयोजी तार ठंडे हो जाते हैं, तो संयोजी तार ठंडे नहीं होते हैं, ये भी गलत है, वैसे ही रहते हैं। संयोजी तारों के साथ ऊष्मा उत्पादित होती है, ये भी गलत है। संयोजी तार होते क्या हैं, कनेक्टिंग वायर जो होते हैं उनको संयोजी तार कहते हैं। डी ऑप्शन है, धारा वाहन तारों के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, तो ये वाला सही होगा, क्योंकि जो धारावाहन तार होते हैं उनके चारों तरफ क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, और ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 16th है, इनमें से कौन सी दो भारतीय मूल की मवेशी हैं, नस्लें हैं, ठीक है ना। तो भारतीय मूल की कौन सी है, जर्सी नहीं है, जर्सी कहाँ की है, इंग्लैंड की है। ब्राउन स्विस, तो ये स्विट्जरलैंड की है। बॉस इंडिकस, ये इंडिया की है, और रेड सिंधी इंडिया की है। देखिए यहाँ पे दो नस्लें पूछी है, उसने ऑप्शन में दिया हुआ था कि 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके, तो यहाँ पे सी डी जो है वो क्या होगा, भारतीय मूल की नस्लें होगी। ऑप्शन 17 में चलते हैं। पित्तरस का भंडारण पित्ताशय नामक एक थैले में होता है जो उसके डैश कहलाने वाले अंग के पास होता है। तो देखिए ये पित्ताशय जो होता है ना, ये यकृत के पास होता है, ठीक है ना, यकृत के पास होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, पित्तरस का भंडारण होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है ना, गॉल ब्लैडर में होता है, लीवर के पास होता है। मलाई रहित दूध तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी है। तो देखिए मलाई रहित तकनीक, दूध को तैयार करने के लिए हम अपकेंद्रीकरण यानी सेंट्रीफ्यूगल का यूज़ करते हैं। सेंट्रीफ्यूगल जो हमारे पास टेक्निक होती है उसका यूज़ करते हैं। जो ऐसे हम चलाते रहते हैं उसको तो क्या होता है, मथानी जिसे बोलते हैं। मथानी को चलाने से क्या होता है कि मलाई जो होती है
क्रीम जो होती है वो किनारे की तरफ जाती रहती है और जो दूध, पतला दूध होता है, वो बीच में रह जाता है। तो यहाँ पे अपकेंद्रीकरण हमारा सही हो जाएगा। विलायक निष्कर्षण ये गलत है। वाष्पीकरण भी गलत है। वाष्पीकरण से मावा बनता है, ठीक है ना, मलाई नहीं निकलती है। और प्रभाजी आसवन जो है ये भी गलत है। ये प्रभाजी आसवन यूज़ किया जाता है हमारा पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, उससे विभिन्न उत्पाद निकालने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? तो देखिए, स्थिर वैद्युत बल ये नहीं होता है हमेशा आकर्षक बल। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिकर्षक हो जाएगा। पेशीय बल यानी जो हमारे पेशियों से लगता है तो वो हमेशा आकर्षक नहीं होता है, प्रयोग करने पे निर्भर करता है कि कैसा होगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है, गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षक होता है। दो पिंडों के बीच में हमेशा ये आकर्षण करवाता है। बात और है कि कभी समझ में आता है और कभी नहीं समझ में आता है। चुंबकीय बल, तो चुंबकीय बल भी हमेशा आकर्षक नहीं होता। आपको पता है कि नॉर्थ और नॉर्थ को मिलाएंगे तो ये क्या करेंगे, रिपल करेंगे, एक दूसरे को दूर करेंगे, ठीक है। या साउथ और साउथ मिलाएंगे तो दूर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा 19th का। इसके साथ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म होते हैं, लेकिन हमने अभी 10th और 11th नहीं किए हैं तो अब इन्हें करेंगे। तो 10th में देखिए, शाम 8:30 बजे ओडोमीटर की रीडिंग 5845 किलोमीटर है। यदि रात 9 बजे रात ओडोमीटर 5890 किलोमीटर रीड करता है तो वाहन की चाल क्या है? तो यहाँ पे देखिए टाइम का डिफरेंस सबसे पहले देखिए कितना है। तो टाइम का डिफरेंस 8:30 बजे शाम से, यानी वही रात का टाइम ही है। आपको सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे 8:30 बजे का दिया हुआ है। तो 8:30 बजे शाम से 9 बजे तक कितना टाइम हो जाएगा? आधे घंटे, यानी 30 मिनट। और 30 मिनट में ये कितना चलता है? 5845 से 5890 तक चलता है, यानी 45 किलोमीटर दूरी है। और समय हमारे पास कितना है? आधा घंटा। तो यहां से अगर हम निकालें तो चाल बराबर होती है स्पीड इक्वल टू dy/t, ठीक है ना। यहाँ पे दूरी बटे समय होता है, तो ये क्या हो जाएगा 45/30। तो ये यहाँ से कैंसिल होगा और देखिए 15 तिया 45 और 15 दूनी 30, ये हो गया क्या 1.5 किलोमीटर पर मिनट। तो क्या आया हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। इसके साथ हम आगे बढ़ जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे। दूसरा है कॉपर में दो समस्थानिक ए और बी हैं। कॉपर में दो समस्थानिक ए और बी हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 62.93 AMU और 64.93 AMU है। तांबे का द्रव्यमान 63.55 AMU है। तो समस्थानिक ए और बी का प्रतिशत परिकलित कीजिए या निकालिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें प्रतिशत निकालना है कि समस्थानिक ए और बी कितने हैं। तो मान लिया कि समस्थानिक ए जो है वो कितना होगा, x होगा, तो XA प्लस बी कितना होगा 1 - x, तो ये हो जाएगा 1 - bx इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास जो पूरा का पूरा है कॉपर का, यानी कॉपर का कितना दिया हुआ है 63.55 AMU। अब देखिए समस्थानिक ए और बी का प्रतिशत परिकलित करना है, तो यहाँ पे अब हम इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा XAX प्लस नहीं माइनस BX प्लस B इक्वल टू 63.55 AMU। तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन निकल आएगा और a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी एक्स प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा b इधर जाएगा तो 63 माइनस 55 माइनस बी। a और b की वैल्यू रखते हैं तो 62.93 माइनस 64.93 इंटू एक्स इक्वल टू 63.55 माइनस 64.93। तो ये हो गया हमारा 2 आ गया -2x इक्वल टू यहाँ पे आ गया -1.38। तो यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 1.38/2 या इक्वल टू हो जाएगा 0.69,
तो अब देखिए ये जो 0.69 है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इसको हम परसेंट में चेंज करेंगे तो x इक्वल टू हो जाएगा परसेंट अगर निकालें तो 69% हो जाएगा। तो जब एक का हमें परसेंट मिल गया है तो दूसरे का परसेंट हम क्या करेंगे 100 में से माइनस कर लेंगे तो 31 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ पे क्लास ख़त्म होती है। कल फिर से मिलेंगे, कल नहीं मंडे मिलेंगे। मंडे को हम जीके के साथ मिलेंगे और मंडे को हम लोग थर्ड पेपर करने वाले हैं। तो तब तक एंजॉय कीजिए और तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे, टेक केयर एंड जय हिंद।